नमस्कार। कल ही हमने बात की कि रिलायंस कम्युनिकेशंस जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी फाइल करने जा रही है। पिछले कुछ सालों से मिस्टर अनिल अंबानी की कंपनीज लगातार प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। वही मिस्टर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी सब्सिडियरीज लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसके पीछे क्या रीजंस है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम शुरुआत से समझेंगे। मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस का एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। रिलायंस कैसे शुरू हुआ, इसकी पूरी स्टोरी हमने इस वीडियो में कवर की है। इस वीडियो को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। धीरूभाई अंबानी का स्ट्रोक की वजह से 6 जुलाई 2002 को देहांत हो गया था। अपनी डेथ से पहले उन्होंने रिलायंस को आगे अनिल और मुकेश कैसे चलाएंगे, कौन किस पोजीशन पर रहेगा और क्या हैंडल करेगा, ये डिसाइड नहीं किया था। और फिर उनके डेथ के बाद दोनों भाइयों में अनबन शुरू हुई और ये अनबन इतनी बढ़ गई कि उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी को इसमें दखल देनी पड़ी और आखिर में इन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ। अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल ये बिजनेसेस आए और मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीसीएल आया। तो वेल्थ दोनों के बीच लगभग बराबर डिवाइड की गई थी। रिलायंस कम्युनिकेशंस जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है, उसकी नींव मुकेश अंबानी ने रची थी और वो उनका एक फेवरेट प्रोजेक्ट था। पर बिजनेसेस स्प्लिट होने के बाद आरकॉम अनिल अंबानी के पास चला गया। दोनों भाइयों के बीच 2010 तक एक नॉन कम्पीट क्लॉज था जिसके अनुसार वो एक दूसरे से सिमिलर बिजनेसेस नहीं कर सकते। और फिर 2010 के बाद मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने जियो में $37 बिलियन से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हो कि जियो पर वो कितने बुलिश थे और उन्होंने कितनी रिस्क उठाई है। और उनका यही मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। $37 बिलियन से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अभी तक जियो से रिलायंस इंडस्ट्रीज को कुल मिलाकर $1 बिलियन का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। पर जिस हिसाब से जियो की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज की आगे की रणनीति सामने आ रही है, उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब अपने कोर बिजनेस जैसे कि रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इनके अलावा कुछ अलग करना चाहती है और नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए वो टाइम के साथ बदलना चाहते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस यही गलती करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो टाइम के साथ बदलना पसंद नहीं करते और फिर यही से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। चाहे वो ऑर्कुट हो, नोकिया हो या कोडैक हो, जो भी टाइम के अनुसार नहीं बदला है उन्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। मिस्टर अनिल अंबानी ने टाइम के साथ बदलने में हर बार बहुत देरी कर दी है। जैसे कि अगर उनके रिलायंस कम्युनिकेशंस की बात करें तो बाकी कंपनीज 4G की तैयारी कर रही थी, वही आरकॉम का मेन फोकस 2G पर ही था। जब से मिस्टर मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया है तभी से उनके इरादे क्लियर है। वो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि फॉर रिलायंस डेटा इज द न्यू ऑयल एंड इंटेलिजेंट डेटा इज द न्यू पेट्रोल। इस एक सेंटेंस के जरिए ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की आगे की रणनीति सबको बता दी है। उन्होंने बस इकोनॉमी में हो रहे चेंजेस ही नहीं देखे बल्कि उनमें हेविली इन्वेस्ट भी किया। वो फिलहाल रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल पर अच्छा फोकस कर रहे हैं और उन्होंने अपने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की अनाउंसमेंट भी कर दी है और आगे चलकर इसी तरह वो नई टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेसेस में जरूर एंटर करेंगे। और एक इंटेलिजेंट चीज जो मिस्टर मुकेश अंबानी ने की वो ये कि पहले उन्होंने अपने कोर बिजनेस पर ज्यादा फोकस करके उसे कैश काउ बनाया ताकि वो अपने कोर बिजनेस से मिला हुआ पैसा अपने नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस दैट इज रिफाइनिंग, एक्सप्लोरेशन, पेट्रोकेमिकल्स, ये उनकी कैश काउ है जो हर साल उनके लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाती है। वही मिस्टर अनिल अंबानी ने कोई कैश काउ नहीं बनाई। शुरुआत में किसी एक बिजनेस पर फोकस करके उसे अच्छा प्रॉफिटेबल बनाने की बजाय, यानी एक अच्छे कैश काउ बनाने की बजाय, वो लोन लेकर नए बिजनेसेस शुरू करते चले गए और जब उनके बिजनेसेस प्रॉब्लम फेस करने लगे तो वो लोन्स और बॉन्ड पेमेंट्स डिफॉल्ट करने लगे। उनके लोन्स और बॉन्ड का पेमेंट करने के लिए उनके पास कोई कैश काउ नहीं थी और फिर उन्हें अपने एसेट्स बेचकर पैसा रेज करना पड़ा। और रिलायंस कम्युनिकेशन के केस में तो वो कुछ लीगल इश्यूज के चलते अपने एसेट भी नहीं बेच पाए, जिसके चलते उन्हें इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि मिस्टर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने लोन या बॉन्ड के जरिए पैसा नहीं उठाया, उन्होंने पैसा जरूर उठाया, पर एट द सेम टाइम उनके पास एक कैश काउ भी है जो उन्हें खराब टाइम में लोन्स और बॉन्ड पेमेंट्स के डिफॉल्ट से बचाने के लिए और उनके नए बिजनेसेस के कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए काबिल है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच और एक बड़ा डिफरेंस है, वो है विजन का। जब भी मुकेश अंबानी कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वो हमेशा उसे एक बड़ी स्केल का बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी वो अपने नए बिजनेस की अनाउंसमेंट करते हैं तब उस इंडस्ट्री के बाकी बिजनेसेस पहले ही प्रेशर में आ जाते हैं। इन 2-2.5 सालों में उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को कैसे बदल दिया है ये हम सब देख रहे हैं। वही चीज अब वो ब्रॉडबैंड के साथ कर रहे हैं और आगे चलकर ई कॉमर्स के साथ करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
अब धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाकी बिजनेसेस जैसे कि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिसेंटली रिलायंस जियो का थर्ड क्वार्टर का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 65% से बढ़कर 831 करोड़ हुआ है। वही अनिल अंबानी अपने किसी भी बिजनेस को बड़ी लेवल पर नहीं ले जा सके और ना ही वो उनमें टाइम के अनुसार बदलाव ला सके। शुरुआत में मुकेश अंबानी ने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वो था उनका कोर बिजनेस। वही अनिल अंबानी एक साथ मल्टीपल चीजों पर फोकस करते रहे। बीच में वो पॉलिटिक्स में भी उतर गए थे। कुछ टाइम के लिए वो राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं। मार्च 2006 में अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से रिचर थे। उस टाइम वो लक्ष्मी मित्तल और अजीम प्रेमजी के बाद इंडिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे। वही अगर आज की बात की जाए तो आज यानी 3 फरवरी 2019 को अनिल अंबानी की नेटवर्थ $2.1 बिलियन है और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $48.8 बिलियन है। जब दोनों भाई अलग हुए थे तब दोनों की वेल्थ लगभग बराबर थी, पर आज उनके नेटवर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मुकेश अंबानी आज सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। जब मुकेश और अनिल अलग हुए थे तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 96,000 करोड़ था, जो कि अब 7,90,000 करोड़ है। वही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 50,000 करोड़ से भी कम है। अकेले रिलायंस कम्युनिकेशंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 10 सालों में 1,75,000 करोड़ से 3200 पर आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी और इस केस स्टडी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिली होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।